डियर फ्रेंड्स, एक ब्रेक ले लिया 5 एक मिनट का मैंने। और मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूँ आपको वही हमारा कूलॉम्स फोर्स, कूलॉम्स लॉ, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और साथ में हम हमारे नए टॉपिक की ओर बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ जो शायद इजीली कैलकुलेट हो जाए। कूलॉम्स फोर्स को समझने के लिए दो चार्जेस है आपके पास। एक चार्ज Q1 इक्वल टू आपके पास है 2 कूलॉम, और Q2 इक्वल टू है आपके पास 5 कूलॉम, और दोनों के बीच की दूरी जो आपने रखी है वो 1 मीटर रखी है। अब आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। मैं केवल इससे फॉर्मूला आपको लर्न करवाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन इज नॉट टफ। फोर्स निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? दो चार्जेस के बीच का फोर्स F इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 99% न्यूमेरिकल्स में दोनों के बीच में जो मीडियम होता है वो एयर ही लिया जाता है, वैक्यूम ही लिया जाता है। ओके, जब अगर कोई स्पेसिफिक मीडियम होगा तो उसका नाम भी लिखा जाएगा, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आपको दिया जाएगा। चलिए, सो नाउ अगर हम यहाँ पर देखें तो 1/4 पाई अपसाइलन नॉट की वैल्यू आपके पास है 9 इंटू 10⁻⁹। आगे बढ़ते हैं। Q1 कितने कूलाम है आपका? 2 कूलाम। ओके, Q2 कितना है आपका? 5 कूलाम। ओके, अपॉन डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। उसका क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 इंटू 5 10, तो यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया 9 इंटू 10⁻10 न्यूटन, क्योंकि फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है आपकी? न्यूटन। अब सिंपल सी बात है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो दोनों का फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। अगर इसमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तो ये फोर्स ऑफ क्या होता? अट्रैक्शन होता। हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि अगर मैंने बाय द वे ये माइनस का लिख दिया तो आपको यहाँ -5 कूलम नहीं लिखना है। इस बात को ध्यान दें, यहाँ पर माइनस नहीं लिखाएगा। केवल क्या होता है, यहाँ डायरेक्शन इंडिकेट होती है। अगर प्लस है तो यहाँ क्या लिख देंगे? आप फोर्स की दिशा दिखा सकते हो, डायरेक्शन दिखा सकते हो, ये कह सकते हो कि फोर्स विल बी रिपल्सिव। ओके, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो क्या लिख सकते हो? अट्रैक्टिव होगा। तो यहाँ पर आपको ये इंडिकेट करना होता है, प्लस माइनस साइन यूज नहीं करना होता है। चलिए, एक दूसरे न्यूमेरिकल से और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको एक और थोड़ा सा लिखवाने का तरीका बताने का रह गया मेरा। हमारे पास अभी था, हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा था, अपसाइलन अपॉन अपसाइलन नॉट इक्वल टू के। तो अपसाइलन इक्वल टू हो जाता है अपसाइलन नॉट के। मैंने आपको बताया फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मीडियम में कितना होता है? अगर दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम है तो फोर्स कितना हो जाएगा, हम उस पर डिस्कशन करें तो क्या रहेगा, हम उस पर सोचते हैं। तो देखें, वो हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइलन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। परंतु अपसाइलन को आपके पास लिखने की टेक्निक है अपसाइलन नॉट के। तो आप क्या लिख सकते हो? 1/4 पाई अपसाइलन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें से विशेषता, इस पूरे की वैल्यू आपके पास है 9 इंटू 10⁻⁹। तो आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ बाय के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम है तो K की वैल्यू 1 हो गई। एयर है तो K की वैल्यू 1 हो गई। हाँ, कोई और मीडियम है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए हो गया आपका? मीडियम के दो, वैक्यूम के दो, सबके लिए काम करेगा। क्योंकि वैक्यूम में K की वैल्यू 1 रख देना आपने, और मीडियम के लिए आप जो चाहे जो दी जाए वो रख दी जाए। तो इस फॉर्मूले से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कौन सा फोर्स कहलाता है? कूलॉम्स फोर्स। ओके, सो नाउ हम और थोड़ा सा आगे बढ़े, एक आधी न्यूमेरिकल से आपको समझाता हूं। सो हमारा ये एक पोर्शन कंप्लीट हुआ कि फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए। एक छोटे फॉर्मूले से फोर्स कैलकुलेट करना सिखाया। आप दो चार्जेस के बीच में, आपके एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज दी हुई है उसमें दो चार्जेस की वैल्यू दे दी और फोर्स दे दिया, तो डिस्टेंस निकालने को दे दिया गया है। एक जगह क्या दिया है? दोनों चार्जेस दे दिए हैं, डिस्टेंस दे दी, फोर्स निकालने को दे दिया है। तो करना पड़ेगा उसको। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कैलकुलेशंस आपकी स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप इसको करें। सभी जो डाटा मेरे पास थे वो मैंने आपको दे दिए हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। देखा जाए तो एक नए वर्ड की ओर जाना चाहते हैं, वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा वर्ड आ रहा है अब? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, हमको इनको समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है, दैट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सिंपल भाषा में बोला, आपकी हिंदी की भाषा में बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या बताया, किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस चार्ज का क्या रहता है, प्रभाव रहता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज up to which the effect of charge can be measured, can be experienced. That area, that field is known as electric field. So now हमारा एक चार्ज Q है, इसके चारों ओर हमने क्या दिखाने की कोशिश करी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने की कोशिश करी है। ऑफ कोर्स अगर मैं मैग्नेट के जितने पास जाऊंगा, मैग्नेट के चारों ओर भी आप मैग्नेटिक फील्ड क्लास 10th में पढ़ चुके हो, ये कोई पहली बार नहीं पढ़ रहे हो फील्ड वर्ड। मैग्नेट के चारों ओर भी एक एरिया होता है जहां तक उस मैग्नेट का इफेक्ट रहता है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। सेम वे में किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया जहां तक उसका इफेक्ट है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम मैग्नेट के जितना पास जाते हैं, मैग्नेट का पावर बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता है, ठीक है। सो नाउ यहां पर भी इस चार्ज के जितना पास जाएंगे उतना फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब इस यहां पर ये कम फोर्स लगाएगा, यहां पर अगर कोई दूसरा चार्ज रखा तो उस पर ज्यादा लगाएगा, वही चार्ज यहां जाएगा तो और ज्यादा लगाएगा, क्योंकि दूरी कम होते जाएगी, जितना हम क्लोज आएंगे कोलंबियन फोर्स बढ़ते जाएगा। तो इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A inside the electric field, what I want to calculate, electric field intensity कहां पर, 8.A inside the electric field, वो कितनी होगी, it will be numerically equal to the electrostatic force acting per unit positive test charge. Electric field intensity at a point inside the electric field is numerically equal to the electrostatic force acting per unit positive test charge. अब मैं आपको समझा दूं कि अब इस चैप्टर में एक बहुत देर तक चला करेगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दिस इज द Q नॉट, दिस इज द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दिस इज द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब हम यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे और दोनों चार्जेस के बीच की दूरी को हम R मान लेते हैं। अगर हमने R माना है तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स विल बी इक्वल टू Q कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन है हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स होता है, परंतु यहाँ Q की जगह Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह कौन है, Q नॉट है। फिर से Q और Q नॉट के बीच में फोर्स कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स किस पे लग रहा है, Q नॉट पर। और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो सीधी सीधी बात है कि हमको फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज निकालना है, मतलब Q नॉट की वैल्यू को 1 कूलम मान लो आप सीधे सीधे। ओके, जैसे कि हम क्या कह रहे हैं, आपने 1 दर्जन केले खरीदे हैं और आपको 1 केले की कीमत निकालना, तो अल्टीमेटली आपको 12 से डिवाइड करना होता है। सेम वे में आप ये फोर्स किस पे पता कर रहे हो, Q नॉट पर। आपको 1 कूलम पे निकालना तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, Q नॉट की वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर कूलम। कूलम का सी हमेशा कैपिटल ही आएगा, ध्यान रहे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लियर हो गई। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। नाउ अब आपको यहां से एक और डेरिवेशन की ओर बढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जो कि यहां दिखाई देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पर। फिर से एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्केलर है कि वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि E इक्वल टू होता है F अपॉन Q नॉट, और F आपका वेक्टर है तो E भी क्या होगा, आपका वेक्टर होगा। टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक मेरा पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट पे एक चार्ज Q है और इससे R डिस्टेंस पर मेरे को एक पॉइंट किसी ने दे दिया, पॉइंट A। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है।
सो हाउ आई विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q? जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट पे मुझे किसको कंसिडर करना पड़ेगा? टेस्ट चार्ज Q नॉट को। और हमेशा ध्यान रखना, ये टेस्ट चार्ज कभी नेगेटिव नहीं होता है। ये माना गया है फिजिक्स में, थ्योरी में, कि जो हम टेस्ट चार्ज लेते हैं वो हमेशा कैसा होता है? आपका पॉजिटिव होता है। तो अब ये Q इस Q नॉट पे फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगेगा Q नॉट चार्ज पर? ये 2 कूलाम का हो सकता है, 10 कूलाम का हो सकता है, 1000 कूलाम का हो सकता है, माइक्रो कूलाम में हो सकता है, मिली कूलाम में हो सकता है। ओके, सो नाउ फोर्स कितना लगेगा? हमारा कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू कितना होता है? F अपॉन Q नॉट। F अपॉन Q नॉट, तो दोनों और जब मैं Q नॉट से डिवाइड करूंगा तो ये Q नॉट आपका कट जाएगा। तो कितना जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब ध्यान से देखने बात है, आप बोलोगे सर ये वेक्टर क्वांटिटी है, आपने बताया, मैंने कहा यस ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी की क्या होती है? डायरेक्शन होती है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अगर ये चार्ज प्लस का है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स इस तरफ लगेगा। अगर ये चार्ज माइनस का है, समझने की कोशिश करें, अगर ये चार्ज Q क्या हो जाता है? माइनस का हो जाता है, तो मैं इस पॉइंट पे इंटेंसिटी जो निकालूंगा वो किधर लगेगी? अंदर की ओर। क्यों? क्योंकि मेरा Q नॉट हमेशा पॉजिटिव चार्ज है। इंटेंसिटी निकालना है मतलब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स निकालना है। तो अगर ये प्लस का होगा तो प्लस को प्लस रिपेल करेगा, मतलब आउटवर्ड होगी। और अगर ये माइनस का चार्ज है तो ये अपनी ओर खींचेगा, इनवर्ड होगी ये। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पर भी ध्यान देंगे। और ध्यान से देखें, केवल एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं हो सकती है। हो सकता है कि हमारे पास 2-3 चार्जेस आसपास में रखे हो, पॉइंट चार्जेस, उसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे निकालना हो तो भाई पहला चार्ज भी फोर्स लगाएगा, उसके कारण भी वहां पे इंटेंसिटी होगी। साइड में रखा हुआ दूसरा चार्ज, उसके कारण भी उस पॉइंट पे इंटेंसिटी होगी। तीसरा चार्ज भी है, उसके कारण भी इंटेंसिटी होगी। तो नेट इंटेंसिटी कितनी होगी उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं? जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज वहां पे लग रही है उन सब का वेक्टर सम, डेफिनेटली वेक्टर सम। आप समझ गए हैं, क्योंकि ई कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटियों का एडिशन नॉर्मल नहीं होता है, उन सब का कैसा एडिशन होता है? वेक्टर एडिशन होता है। मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलाम। क्या होती है? न्यूटन पर कूलाम। समझ में आएगी। न्यूमेरिकल हम सब बाद में करेंगे भाइयों, ठीक है। ये लॉकडाउन में मेरी ओर से कोशिश की जा रही है कि आप घर पर जितना थ्योरी को बूस्टअप कर सकते हैं थ्योरी बूस्टअप करें। 2-3 यूनिट आप कंप्लीट कर लें, और स्टार्टिंग अगर 3 से 4 यूनिट हो जाती है तो आप बहुत कुछ हासिल कर लोगे। सांस फूल जाती है, थक जाता हूं। चलिए नाउ आगे बढ़े। तो अब हमारे पास है यहाँ पर चार्जेस। एक चार्ज Q1 है, यहाँ एक चार्ज Q2 है, यहाँ एक चार्ज Q3 है, और यहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q1 के कारण इस तरफ होगी, ओके, इसको मैंने E1 कहा। Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस तरफ होगी, इसको मैंने क्या कहा? E2। और ये Q3 है, Q3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ होगी, क्योंकि तीनों मैंने पॉजिटिव लिया। अगर इसमें से एक भी नेगेटिव होता तो नीचे की ओर हो जाती डायरेक्शन। मान लो मेरा Q3 नेगेटिव है, तो Q3 नेगेटिव है, तो Q3 के कारण किधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी? इस तरफ, अंदर की ओर होगी। तो अब आपके पास E1 है, E2 है, E3 है, पर तीनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए कितनी होगी? तो उसके लिए आपको क्या करना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए निकालना है। तो जितनी भी है, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है, E2 है और E3 है, इन सबको आपको वेक्टर सम करना है। और वेक्टर सम तो आपको करते आता ही है, क्योंकि आप 11th पढ़ कर आ रहे हो, और हम 11th में आप लोगों को न्यूमेरिकल बहुत करवाने की कोशिश कर रहे थे। जिन्होंने बीकेजी में पढ़ा है उनको पता है कि हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाने की कोशिश करी है। और यही कारण था, यही कारण था 11th में ज्यादा न्यूमेरिकल करवाने की कोशिश करने का। न्यूमेरिकल अप्रोच, कॉम्पिटिटिव अप्रोच से पढ़ाने के पीछे यही उद्देश्य था कि आपको ये जो आगे वाला 12th का पोर्शन है वो इजी लगेगा। चलिए
ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन आ गया मेरे पास बीच में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड नहीं है, वो है हमारा रिलेटेड विथ यूनिट चार्ज। इसको यूनिट चार्ज किसे कहते हैं? अचानक एक क्वेश्चन दिख गया जो कि पीछे कूलॉम्स लॉ से एक्सप्लेन किया जाना था कि यूनिट चार्ज, डिफाइन यूनिट चार्ज। अब मैं छोड़ूंगा तो और भूल जाऊंगा आगे, तो मैं यही समझाने की कोशिश करता हूं। और मैं फिर क्लियर कर रहा हूं कि हम प्रोफेशनल वीडियोस नहीं बना रहे हैं। कोशिश ये है कि आप लोगों को जिस तरीके से हम यहाँ क्लासरूम में पढ़ाते हैं उसी तरीके से आपको पढ़ाएं। दो चार्जेस हैं, ठीक है, पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, ओके, और इनके बीच की डिस्टेंस आप 1 मीटर मान लो, और दोनों चार्ज बराबर बराबर वैल्यू के ले लो। Q1 और Q2 क्या है? इक्वल वैल्यू के हैं। और इक्वल वैल्यू के क्या, अपन इनको 1 कूलम का माने, पहला भी 1 कूलम का है, दूसरा भी कितना है? 1 कूलम का। तो इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल टू, वैक्यूम में रखे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह 1 कूलम, Q2 की जगह 1 कूलम, और R स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? F इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? 9 इंटू 10⁹, और ये पूरा कितना हो गया? 1 इंटू 1/1 स्क्वायर, दैट विल बी 1। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। अब आपको यहाँ से डेफिनेशन देना है यूनिट चार्ज की, क्योंकि ये एक बार एग्जाम में आ चुका है, व्हाट इज यूनिट चार्ज, ठीक है। व्हेन two equal and similar charges, when two equal and similar charges placed 1 meter apart and apply the force of 9 into 10⁹ Newton on each other, then these charges are said to be unit charges. यदि यदि दो बराबर वैल्यू के चार्जेस, दो बराबर वैल्यू के चार्जेस 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं और वह एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाते हैं? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। इसका मीनिंग यह है कि ये दोनों चार्जेस यूनिट चार्जेस हैं। इज इट क्लियर? व्हाट इज यूनिट चार्जेस? तो आप क्या कहेंगे? व्हेन टू इक्वल चार्जेस प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट and they apply the force on each other of 9 into 10⁹ Newton, then these charges are said to be unit charges. चलिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सा डेरिवेशन सिखाने की ओर जाता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज, समझते हैं। अब हम वापस इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ गए, बीच में से हमने एक जंप कर ली थी, सॉरी फॉर दैट। ये हमारा एक सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप मतलब आप एक रिंग मान लीजिए, इस प्रकार से रिंग रखा हुआ है, ओके। ये 2D का डायग्राम नहीं है, 3D का डायग्राम है। यहाँ पर एक रिंग रखा हुआ है और उसके बीच में एक एक्सिस लेंगे हम, और इस एक्सिस के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ये जो रिंग है हमने इसको यूनिफॉर्मली चार्ज दिया हुआ है। टोटल चार्ज कितना इस पे दे रखा है? Q चार्ज दे रखा है। टोटल चार्ज कितना दे रखा है हमने इस पे? Q चार्ज दे रखा है। अब हमको क्या निकालना है? इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर? इसके एक्सियल पॉइंट पर, रिंग के एक्सियल पॉइंट पर। रिंग की रेडियस हम कुछ मान ले, हमने रिंग की रेडियस स्मॉल a मान ली। इस पे टोटल चार्ज कितना दिया? Q। तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? चलिए आ गया वर्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। यस, लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। वो कैसे पता चलेगा? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। अब रिंग की टोटल लेंथ किसके बराबर होती है? उसके सरकमफेरेंस के बराबर, और उसका सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई a। यहाँ रेडियस a है, r नहीं है ना। अब हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका एक छोटा सा पहले एलिमेंट्री पोर्शन लेते हैं, और इस एलिमेंट्री पोर्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये 3D का डायग्राम है, यहाँ रिंग है, इसके कारण इस प्रकार से आप इंटेंसिटी इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो डेफिनेटली ये एंगल भी आपका थीटा होगा। क्यों होगा मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज यू आर इन 12th। चलिए ठीक है। अब उस छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन के कारण, इस छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन, इसकी लंबाई मान लेता हूँ dl है, इस छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन की लंबाई dl है, और इस पे चार्ज कितना होगा? dl टुकड़े पे चार्ज कितना होगा? अब आपको पता है 1 मीटर पे लैम्डा है, तो dl मीटर पे कितना होगा? लैम्डा इंटू dl। कितना चार्ज होगा?
लेमडा इंटू डीएल, जिसको आप डी क्यू कह सकते हो। क्या कह सकते हो? डी क्यू। डी क्यू इज वेरी स्मॉल चार्ज विच इज ऑन द स्मॉल पोर्शन डीएल। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको आपने डीई कहा। अब डीई इस दिशा में है, तो इसका एक्सियल कंपोनेंट कितना होगा? इज इट क्लियर? इसका एक्सियल कंपोनेंट कितना होगा? इसको कहा जाएगा डीई कॉस थीटा। क्या कहा जाएगा? डीई कॉस थीटा। अब वो एक चीज और बात क्लियर कर दूं, इसका ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट इस नीचे वाले पोर्शन के कारण जो हम कंपोनेंट लेते हैं उससे ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है। ये डीई साइन थीटा वाला कंपोनेंट डीई साइन थीटा अपर कंपोनेंट से क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो एक्सियल पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो केवल किसके कारण है? डीई कॉस थीटा के कारण है। ठीक है, ये तो केवल क्या है? छोटे से टुकड़े के कारण वहां पर है। तो हम पहले हमको टोटल निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट पता करना चाहता हूं तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका? डीई कॉस थीटा का। ठीक है, अब डीई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो डीई कैसे पता चलेगा, आप बताएंगे, समझाएंगे? डीई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट लग गया। अब वहां चार्ज कितना है? डी क्यू। और वहां से यहां तक की दूरी, वहां से यहां तक की दूरी को मैं क्या मान लूं? यहाँ पर मैंने मान लिया ये एक्स है और ये आर है। ठीक है, कुछ भी आपको मानना मान लीजिए। तो आप यहाँ क्या देंगे? अपॉन आर स्क्वायर। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी मैंने जस्ट सिखाई थी, उसमें लिखते हैं आगे कांस्टेंट, फिर ऊपर आ जाता है चार्ज, नीचे आ जाती है डिस्टेंस, और इनटू क्या है आपका? कॉस थीटा। इनटू क्या आ रहा है आपका? कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होगा? वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है मेरा? एक्स, और हाइपोटेनियस कितना है? आर। तो मैं इस कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं? दैट विल बी इक्वल टू एक्स बाय आर। तो ई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? ई एक्स इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर निकल गया आपका। ठीक है, और इंटीग्रेशन में डी क्यू को मैंने लेमडा डीएल लिख दिया। ओके, अपन आर स्क्वायर को आर स्क्वायर लिखा, और कॉस थीटा को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एक्स बाय आर। ठीक है, तो ये नीचे हो गया आर क्यूब। जो जो बाहर आ सकता है वो सब बाहर आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन से। कांस्टेंट वाले टर्म्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा एक्स अपॉन आर क्यूब बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन में केवल क्या बचा? डीएल। अब मैं डीएल का इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना होगा? 2 पाई ए। कितना आएगा मेरे पास? 2 पाई ए। एम आई राइट? कितना आ जाएगा? 2 पाई ए। तो मैं उस आधार पर भी इस को ला सकता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा। लेमडा किसको कहते हैं वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। लेमडा किसको कहते हैं? लेमडा की वैल्यू चलिए अगली स्टेप में रख देंगे। एक्स अपॉन कितना आया? आर क्यूब, और डीएल कितना है? 2 पाई ए। चलिए अब मैं लेमडा की बात करता हूँ। लेमडा कितना है? लेमडा आपने यहाँ रखा था क्यू अपॉन 2 पाई ए। तो जैसे ही आप क्यू अपॉन 2 पाई ए लिखोगे तो 2 पाई ए से 2 पाई ए क्या हो जाएगा आपका? कैंसल हो जाएगा। चलिए एक बार और यहाँ कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा की जगह लिखा क्यू बाय 2 पाई ए एक्स अपॉन आर क्यूब, और ये लिख दिया 2 पाई ए। ये 2 पाई ए से 2 पाई ए क्या हो गया आपका? कैंसल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ चुकी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर लूप। कहाँ निकालते हैं? ऑन द एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट मतलब कितनी दूरी पर? सेंटर से एक्स दूरी पर जो एक्सियल पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई मीडियम हो तो के लिख दे साथ में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी लिख सकते हैं। क्यू एक्स अपॉन कितना हो जाएगा? आर क्यूब। डेरिवेशन इजी था। ओके, अब एक और डेरिवेशन की ओर हम बढ़ते हैं। अब आपको एक नया टर्म सिखाता हूं मैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल वर्ड क्लियर करते हैं आपको। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल से पहले इच्छा हो रही है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिखाई जाए। क्या सिखाई जाए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक चार्ज क्यू है,
ओके, और एक चार्ज यहाँ पर कोई क्यू नॉट है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, किस दिशा में इस पर फोर्स लगेगा, वो इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। जिस लाइन पर फोर्स की दिशा हो, मान लीजिए अगर ये क्यू नॉट यहाँ होता तो इस पर इधर फोर्स लगता, अगर ये क्यू नॉट यहाँ होता, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव को ये इधर रिपेल करता, अगर ये क्यू नॉट यहाँ होता तो इसको इस प्रकार से रिपेल करता, ये क्यू नॉट यहाँ होता तो इस तरफ रिपेल करता, क्यू नॉट यहाँ होता तो इस तरफ रिपेल करता, अगर क्यू नॉट यहाँ हो तो इस तरफ रिपेल करता। मतलब अगर तुम्हें छोटे रूप में बनाने जाऊं तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू है तो उसके चारों ओर एक लाइन ऑफ फोर्स, फोर्स की लाइंस निकलती है जो दूसरा कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसको दूर फेंक देगी। ओके, तो वो हमेशा किस तरफ दिखाओगे, इस प्रकार से आउटवर्ड, और हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज को ध्यान में, क्योंकि हमारा क्यू नॉट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो इस बात का ध्यान रहे। कोई बच्चा बोले सर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगे तो अंदर की ओर जाएगा, अरे भैया अंदर की ओर जाएगा, परंतु हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसको ध्यान में रख के बनाई समझाई गई है डेफिनेशन, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो हमारा जो क्यू नॉट है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव किधर रिपेल करेगा, बाहर की ओर। हाँ, यदि आपका ये चार्ज क्यू नॉट क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता, लेते हैं हम लोग कि ये जो क्यू है, जो मेन चार्ज है, सोर्स चार्ज है आपका, ठीक है, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हो और जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे हो, उसकी बात करें तो यहाँ पे जो आपका चार्ज है वो हम माइनस का ले ले क्यू, तो क्या होगा, यहाँ अगर क्यू नॉट होगा, ये पॉजिटिव ठेला ये नेगेटिव, तो ये इसको अट्रैक्ट करके अंदर लाने की कोशिश करेगा, ये क्यू नॉट पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये अंदर लाने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस अब कहाँ आएगी, आपकी इनवर्ड आना चालू हो जाएगी। ओके, तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ आती है, अंदर की ओर, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ निकलती है, बाहर की ओर। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, आप कह सकते हो दिस इज द पाथ along which electrostatic force acting on a unit positive test charge। जरूरी नहीं है कि यूनिट वर्ड यूज करें, बट व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज द पाथ along which test charge experiences electrostatic force, test charge experiences electrostatic force, जिस दिशा में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज क्यू नॉट पे लगेगा, वह दिशा बताने वाला जो लाइन है वही क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहलाएगी। और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज एग्जाम्स में पूछी जाती है। आप उसमें से पहली प्रॉपर्टी तो आपको समझ में आ गई कि पॉजिटिव चार्ज से कहाँ निकलती है, बाहर की ओर, नेगेटिव चार्ज पे कहाँ जाती है, अंदर की ओर, दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई। एक प्रॉपर्टी आपको 10th क्लास में पढ़ाई जाती है कि टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होती है, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की ओर हम जाएं कि अगर किसी पॉजिटिव सरफेस से अगर हम बात करेंगे, मैं पहली प्रॉपर्टी आपके सामने पढ़ा हूं, द लाइन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज। सेकंड, द लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट और टर्मिनेट ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ चार्ज। किसी भी सरफेस पे जनरेट करेगी या टर्मिनेट करेगी तो कैसे करेगी, परपेंडिकुलर। ओके, द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर से नहीं गुजरेगी। इज इट क्लियर? ये एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जिसका हम बहुत यूज करेंगे। द लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैंने अभी बोला था कि टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपको पढ़ना है, आपकी बुक में लाइन वाइज मिलेगी। उन प्रॉपर्टीज को 6-7 प्रॉपर्टीज है, आप उनको पढ़ लें। जो मेन प्रॉपर्टीज थी वो मैंने आपको पढ़ा दी। अब मैं आपको नए टॉपिक की ओर जा रहा हूं, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत बढ़िया टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको फिजिक्स इजी लगने लगेगा, आज आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि यार हम 3 दिन में या 4 दिन में, 3 से 4 दिन में मैं आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ा दूंगा। ठीक है, आप टेंशन में थे, पर लॉकडाउन के पहले पहले, खुलने से पहले पहले 3, 4, 5 यूनिट में आपको पढ़ाने की क्षमता रखता हूँ और पढ़ा भी दूंगा। जब आप रिटर्न बैक आओगे तब हम न्यूमेरिकल्स के साथ खेलेंगे और डेप्थ ऑफ न्यूमेरिकल को समझेंगे। थ्योरी तैयार करके आना, थ्योरी तैयार करके आना, नहीं तो थ्योरी के में और फिर अपन टाइम लगा रहे थ्योरी में। ठीक है, तो ऐसा ना हो, ये आप अभी थ्योरी को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, फिर हम इसके न्यूमेरिकलों के साथ खेल लेंगे, बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए।
ओके, आप लोग वैसे भी अगर स्कूलिंग में भी होते तो भी 2 से 3 यूनिट ही होती है। जुलाई में हम लोग 3rd यूनिट या को ही स्टार्ट करते हैं, तो इजीली हो जाएगा। चलिए, तो नाउ हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? अगर टू इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू के चार्जेस कुछ स्मॉल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पे रखे हैं तो उस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस व्हेन दे प्लेस्ड विथ स्मॉल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड विथ स्मॉल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक, ये क्या पढ़ाया मैंने आपको? इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाया। एक और चीज क्लियर करूं मैं आपको, इन दोनों के बीच की दूरी को x नहीं लिखते, r नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? 2a लिखा जाता है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स में डेरिवेशंस में हेल्पफुल है। और ये जो दूरी है दोनों चार्जेस के बीच की, दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ कहा जाता है। सो नाउ अब मेरा अगला टॉपिक चालू हो रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाय p and it is numerically equal to the product of either charge and dipole length। either charge and dipole length, दो में से कोई सा भी एक चार्ज ले लो, क्योंकि दोनों बराबर वैल्यू के हैं, तो either charge and dipole length। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है? माइनस से प्लस की तरफ। किधर होती है इसकी डायरेक्शन? माइनस से प्लस की तरफ होती है। इज इट क्लियर? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ। इसकी यूनिट क्या होगी डाइपोल मोमेंट की? आप यूनिट की बातें भी करते चले, इस चैप्टर में बहुत सारी यूनिट हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, चार्ज की यूनिट कूलाम और 2a डिस्टेंस है तो कूलाम मीटर, मीटर का एम स्मॉल आएगा, कूलाम का सी कैपिटल आएगा। तो डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो गई आपकी? कूलाम मीटर। चलिए एक बहुत अच्छा डेरिवेशन करते हैं जो अभी एग्जाम्स में आया था, शायद वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। एमपी बोर्ड का तो मेरे को याद है कि शायद एमपी बोर्ड में इस साल आया ही था, पिछले साल भी आया था, और सीबीएसई बोर्ड में भी रिपीट करता रहता है। आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालना है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसके कारण? इस डाइपोल के कारण। कहा? 3-4 जगहों पे अपने को निकालने को दी जाएगी। हम अभी स्टार्टिंग में केवल 2 ही जगहों पे निकालेंगे, ऑन द एक्सियल पॉइंट एंड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। पहला टॉपिक। तो हम पहले टॉपिक को लिखते हैं और पहला ही करते हैं, फिर दूसरे को लिखेंगे, दूसरे करेंगे। तो अभी हमारा हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट। अब बात आती है कि एक्सियल पॉइंट क्या है? एक्सियल पॉइंट क्या है? पहले तो हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना चाहिए। यस, ये हमारा प्लस क्यू, ये हमारा माइनस क्यू, दोनों बराबर बराबर वैल्यू के। मान लो ये 5 कूलाम है तो ये -5 कूलाम है, ये 10 कूलाम है तो ये -10 कूलाम है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी लेना है? यस, 2a। अधिकांशतः आप क्या लेंगे? 2a ही लेंगे, ओके, जिससे डेरिवेशन इजी हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है? इसके एक्सियल पॉइंट पर इस प्रकार से, ऐसे एक्सियल पॉइंट मतलब ये पूरी लाइन जिस पर ये डाइपोल के दोनों चार्ज रखेंगे, पूरी लाइन एक्सियल लाइन कहलाती है। इसके किसी एक पॉइंट पर, मैंने ये वाला पॉइंट पकड़ लिया, इस पॉइंट को मैंने कह दिया ए कह दिया, ओके। ए कहने के बजाय मैं पी कह देता हूँ, एन कह देता हूँ, एम कह देता हूँ, एम कह देता हूँ। इस चार्ज को रखा हुआ इसको ए कह देता हूँ, इस चार्ज को रखा हुआ इसको बी कह देता हूँ। तो मेरे को पॉइंट एम पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। किसके कारण? डाइपोल के कारण। वो बहुत इजी है। अगर आप देखोगे तो पहले आपको डाइपोल के सेंटर से, कहां से? डाइपोल के सेंटर से जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट की दूरी आपको कुछ मानना पड़ेगी। वो मानी आपने r। तो चार्ज ए से कितनी दूरी हो जाएगी पॉइंट एम की?
सिंपल सी बात है, ये 2a है तो ये आधा a, इधर का आधा a, ये रहा। समझ में आ रहा है? 2a के 2 पार्ट कर दिए, a और a। तो a से m की दूरी जो है वो है r माइनस a, क्योंकि ये पूरी दूरी r है, अपने को यहां तक का नापना है तो इतना टुकड़ा माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा r माइनस a। और अब हम अगर b से नापेंगे तो दिखती चीज है कि r से कुछ एक्स्ट्रा है, वो कितना हो जाएगा r प्लस a हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो प्लस चार्ज के कारण आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की ओर होगी, उसको हमने EA कहा। ये प्लस चार्ज यहाँ पर A पे रखा हुआ प्लस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ लगाएगा, बाहर की ओर। कितनी होगी, उसको हमने EA कहा। EA इक्वल टू कितना होगा, अब मैं बार बार वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे कांस्टेंट को K लिखूंगा। क्या लिखूंगा, K। आखिरी में K की वैल्यू रख दूंगा, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EA इक्वल टू K, और ऊपर चार्ज की वैल्यू, चार्ज कितना है Q, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस कितनी है R माइनस A, तो R माइनस A का होल स्क्वायर कितना होगा, R माइनस A का होल स्क्वायर। और क्या लिखाएगा, आउटवर्ड, क्या लिखाएगा, आउटवर्ड, बाहर की ओर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, माइनस चार्ज के कारण, तो वो EB होगा। EB मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज विच इज प्लेस्ड ऑन द पॉइंट B, EB कहलाएगा। तो EB के कारण कितनी होगी आपकी, दैट विल बी K Q, क्योंकि चार्ज क्यूज है। आप ये नहीं बोलोगे सर माइनस क्यू रखो, मैं पहले ही बोल चुका हूं जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उसमें हम डायरेक्शन बताते हैं। जैसे मैंने आउटवर्ड लिखा तो अब यहाँ क्या लिखाएगा, अंदर की ओर इनवर्ड। तो कितना हो जाएगा, दूरी कितनी यहाँ से यहाँ तक की, तो वो होगी R प्लस A का होल स्क्वायर, और क्या लिखाएगा, इनवर्ड। अब हमारे पास दोनों है। अब वेक्टर एडिशन आप जानते हो बहुत सिंपल होगा, E वेक्टर इक्वल टू EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर। अब दोनों एक ही लाइन पे काम कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही लाइन पे, तो इनका एडिशन बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। ओके, परंतु एडिशन नहीं होगा, यहां हम प्लस तो लिखेंगे पर प्लस नहीं होगी। क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज की डायरेक्शन अपोजिट है। जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वो यहाँ तो सम लिखाता है परंतु आखिरी में अल्टीमेटली वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका, K Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस K Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से K Q को कॉमन निकाल लेंगे और एलसीएम किसके बीच में आएगा, 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है आपको, तो क्या निकल आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल पॉइंट। चलिए हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ऊपर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। K और Q को बाहर रखा हमने, एलसीएम जो देखेंगे आप वो एलसीएम होगा आपका, इट विल बी इक्वल टू R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। आप इस पूरे को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो K Q और नीचे वाला जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब ये कैसे आ रहा है इसको आप समझें, इसको दो भाग में लिखें, इसको दो भाग में लिखें, और R माइनस A इंटू R प्लस A, एक हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और इसी प्रकार दूसरी जोड़ी भी बनेगी, इसलिए यहाँ पे कितना हो गया, होल स्क्वायर आ गया। अब इस पूरे को ऊपर वाले को ओपन करते हैं, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA, फिर क्या आ रहा है आपका माइनस साइन, क्या आ रहा है आपका माइनस साइन, और माइनस साइन के साथ एक ब्रैकेट भी लगाना है आपको। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, कितना होगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA। ओके, और ये ब्रैकेट क्लोज इस प्रकार से। जब आप होल स्क्वायर खोलोगे तो ये R स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, वो इस R स्क्वायर से कैंसिल, ये A स्क्वायर माइनस का हो जाएगा इस माइनस के कारण, तो वो इस A स्क्वायर से कैंसिल, यह माइनस इस 2RA को प्लस का कर देगा, तो ये 2RA प्लस का, ये 2RA प्लस का, तो टोटल हो जाएगा 4RA। तो हमारे पास आ जाएगा K 4RA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप लोग एक टर्म ऊपर छोड़ आए हैं Q, थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका बदलें। अब हम क्या निकाल रहे हैं, E, क्या निकाल रहे हैं, E निकाल रहे हैं,
तो मैं इसी को एक बार ओ नीचे लिखता हूं, E इक्वल टू के क्यू इंटू टू ए इंटू टू आर, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, आर इंटू ए भी आ जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा के, ओ क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए क्या होता है आपका, क्यू इंटू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पढ़ाया है, किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो ये पूरा टर्म पी बन गया आपका। तो अब आपके पास ऊपर क्या बचा, 2 पी आर ये रहा, 2 ये रहा, और ये पूरे को पी लिखा, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। इसको मैं और अभी समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, इसकी अलग अलग कंडीशंस भी अभी हम समझते हैं। बस 1 मिनट पानी पी लिया जाए। यस, तो आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर हम लोग आ चुके हैं वापस उसी पॉइंट पे, E इक्वल टू के 2 पाई आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस डाइपोल के कारण, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इस एक्सियल पॉइंट एम पर है। अब मैं इसको टोटल एक बार यहाँ लिखता हूँ फिर से, और उसके ऊपर हम उसके केसेस के बारे में बात करेंगे कि 1-2 केसेस हैं इसके डिफरेंट, उस पर डिस्कशन करते हैं। हमारे पास E इक्वल टू आया था के मतलब एक बार के की वैल्यू लिख दूं, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। के इक्वल टू वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कितना होगा 2 पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा देखें इसमें कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। यदि डाइपोल की लेंथ बहुत ही छोटी है, वैसे जनरली डाइपोल की लेंथ बहुत स्मॉल ली जाती है, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू आर, इफ ए इज सो मच स्मॉलर देन आर, तो हम ए को इस टर्म से क्या करेंगे, नेग्लिजिबल मान के हटा देंगे। हटा देंगे मतलब उसको जीरो कंसीडर कर लेंगे। तो उस वक्त क्या हो जाएगा, आर, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो आर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर ये माना जाएगा, तो आर की पावर नीचे क्या हो जाएगी 4, और अगर आर की पावर नीचे 4 हो रही है तो ऊपर वाले इस आर से एक कट जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस केस में कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी अपॉन आर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। इज इट क्लियर? जब डाइपोल बहुत ही छोटा है और पॉइंट बहुत ही दूर है, ये अलग केस, स्पेसिफिक केसेस का। इज इट क्लियर? सो नाउ अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। कैसे निकाला जाए इक्वेटोरियल पॉइंट पर? क्या होता है इक्वेटोरियल पॉइंट? देखिए, अगर आपने ये डेरिवेशन समझ लिए मुझसे तो डेफिनेटली आपको मैग्नेटिज्म में भी यही 2 डेरिवेशन देखने को मिलेंगे। जब आप मैग्नेटिज्म का चैप्टर मुझसे समझेंगे तो मैग्नेटिज्म में भी यही दोनों डेरिवेशन आपको दिखाई देंगे, परंतु वो वहां पर क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होता है, वहां क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो जिन बच्चों ने मेहनत करके इस डेरिवेशन की टेक्निक सीख ली, उन बच्चों को अगले डेरिवेशन पर मगजमारी नहीं करना पड़ेगी, और जिन्होंने अभी नहीं सीखा वो मैग्नेटिज्म में भी दिक्कत देंगे, एक साथ 4 डेरिवेशंस दिक्कत देंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये प्लस क्यू यहां ले लिया, माइनस क्यू यहां ले लिया, चलो ठीक है। आप इस पॉइंट को ए कह दिया, इस पॉइंट को बी कह दिया। अभी क्या था, मैंने पहले प्लस इधर ले लिया था, माइनस इधर ले लिया था। आपके माइंड में ये चीज फिट ना हो जाए इसलिए इस बार मैंने प्लस उधर ले लिया, माइनस इधर ले लिया। अब यहां पर इसके बीचों बीच ये जो लाइन है, सेंटर से जाने वाली लाइन, उसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, और सेंटर से गुजरने वाले प्लेन को इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। तो ये तो लाइन है हमारी इक्वेटोरियल लाइन, इसके ऊपर एक कोई पॉइंट है इक्वेटोरियल पॉइंट। अब प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस दिशा में होगी, इस दिशा में। इसको क्या कहेंगे हम, EA, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज, वो EA इस तरफ होगा। और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, अंदर की ओर, इसे क्या कहा जाएगा, EB। अब थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो सेंटर से पॉइंट तक की दूरी होती है, इस पॉइंट को मैंने M कहा, तो इसको मैं R लिखता हूं,
और ये जो डाइपोल था वो टोटल 2a दूरी का था, तो इसको मैंने हाफ ऑफ डिवाइड किया था, तो ये a है, ये a है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकालना है, पॉइंट एम पर। तो उसको नेट निकालने के लिए पहले मुझे EA और EB निकालना पड़ेगी, और EA और EB को सम करना पड़ेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे समझ में आएगी। अब एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है, एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली नेट रिजल्टेंट वेक्टर किधर आता है, बीच में आता है, आप लोगों को पता है। और दोनों ही वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल है, दोनों ही वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ये a है, ये r है, और माना ये y है, तो इधर भी वही दूरी आएगी, y कोई अलग नहीं आएगी, पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। तो EA की बात करी जाए तो EA कितना है हमारा, EA बराबर होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट वो पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला, तो K चार्ज की वैल्यू, चार्ज कितना है Q प्लस का अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी है y स्क्वायर, ठीक है। EB कितना है, तो अगर EB की बात करूंगा तो EB कितना आएगा, K Q अपॉन y का स्क्वायर। आपको ये नहीं बोले कि सर यहाँ प्लस रखो यहाँ माइनस रखो, नहीं भैया, ये वेक्टर क्वांटिटी है और उसमें हम डायरेक्शन पे ध्यान देते हैं, दोनों फोर्सेस इक्वल है। अब अगर दो फोर्स बराबर बराबर वैल्यू के लग रहे हैं और उनके बीच में कुछ एंगल है थीटा, मान लीजिए 60 डिग्री, तो उनका रिजल्टेंट बीचों बीच आता है हमेशा। आप लोगों ने ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ये सब पढ़े हुए हैं। अब माना कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा होगा। जानते हो क्यों होगा, बताऊं क्या मैं 12th क्लास में, नहीं, आई डोंट नीड कि मैं आपको बताऊं कि थीटा एंगल क्यों होगा। अब ये अगर थीटा है तो इसका एक्सियल कंपोनेंट, इसका इस पर प्रभाव कितना है, तो वो कहलाएगा EA cos थीटा। कितना होगा इसका इफेक्ट, EA cos थीटा। इसी प्रकार EB, ये एंगल थीटा इधर भी होगा, जितना एंगल A है, R है, Y है, ये भी A है, R है, Y है, तो दोनों एंगल भी सेम होंगे। तो ये एंगल थीटा है, तो इस हिसाब से ये एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा। तो EB का रिजल्टेंट इफेक्ट पे कितना जड़ेगा, मतलब रिजल्टेंट पे कितना इफेक्ट होगा EB का, तो अपर वाले भाग का EA cos थीटा, और B पे जो माइनस Q चार्ज है उसके कारण कितना होगा, EB cos थीटा। फिर से एक बार, मैं ज्यादा डेप्थ में समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इजी वे से डेरिवेशन सिखाऊं। तो ये जो EA है इसका एक्सियल कंपोनेंट कितना होगा, EA cos थीटा। ये जो EB है इसका भी एक्सियल कंपोनेंट होगा EB cos थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, कितनी दिखाई देगी आपको, दैट विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। ठीक, बहुत सिंपल तरीके से अपन करेंगे डेरिवेशन को। अब देखा जाए तो EA और EB दोनों सेम है, और cos थीटा और cos थीटा सेम सेम हो गया है। चलो EA की वैल्यू लिखते हैं K Q अपॉन y स्क्वायर cos थीटा। EB की वैल्यू लिखते हैं कितनी होगी, K Q अपॉन y स्क्वायर cos थीटा। दोनों को सम कर दिया जाए, दोनों को सम करें, दोनों टर्म एक जैसे हैं तो बहुत इजीली सम हो जाएगा। कितना जाएगा, E रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, E इक्वल टू कितना हो जाएगा, K ट्वाइस कर दो 2Q अपॉन y स्क्वायर cos थीटा। अब cos थीटा यार, अब वेरी इजी cos थीटा निकालना। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है आपका, K 2Q अपॉन y स्क्वायर, और cos थीटा है दैट विल बी A अपॉन y। अब यहां ऊपर देखो Q इंटू 2A, Q इंटू 2A, वो तो P हो गया हमारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू कितना आ गया, K P अपॉन y क्यूब। के अब y क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से y निकालने की कोशिश करो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर होता है, समझ में आ रहा है। तो y अगर हम देखना चाहें हमारा यहाँ से, तो y स्क्वायर कितना है हमारा, y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो y बराबर क्या लिखेंगे आप, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। तो इस आधार पर अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू रख दूं तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, K P अपॉन क्या लिखूंगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। This is the formula for electric field intensity due to this electric dipole on its axial point। इसका एक स्पेसिफिक केस भी हम पढ़ लेते हैं, जो हमने पहले उसमें भी पढ़ा था, एक्सियल वाले में भी। इफ A is very small than R, तो
अगर ए आर से बहुत ही स्मॉल है तो इस ए को हम नेग्लिजिबल मानकर, जीरो मानकर हटा सकते हैं। और अगर हटा दिया तो नीचे क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये 2 से 2 कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू के पी अपॉन कितना हो जाएगा, आर क्यूब। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। मैं एक बार एक्सीएल का फिर से लिखूं, ये किसका फॉर्मूला है, इक्वेटोरियल का। और एक्सीएल का आप आखिरी में क्या लाए थे, याद आ रहा है, स्पेसिफिक केस में एक्सीएल का कितना आया था, के पी 2p अपॉन कितना आया था, आर क्यूब। अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेटोरियल के मुकाबले एक्सीएल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दुगनी होती है। सीधे सीधे देख रहा है के पी अपॉन आर क्यूब है और ये क्या है, के 2p अपॉन आर क्यूब है। तो एक्सीएल पॉइंट पर इक्वेटोरियल पॉइंट के मुकाबले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, नियर टू ट्वाइस। याद रखें आप लोग। तो आगे और हम इन डेरिवेशनों को बढ़ाएंगे। अगला जब भी मेरा लेक्चर आपके सामने आएगा तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। ओके, आई होप सो कि आप ये लॉकडाउन का पॉजिटिव यूज करेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जो वीडियो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं आपको ब्रेक ब्रेक में देखें। जरूरी नहीं है कि फिजिक्स में इतना इंटरेस्ट क्रिएट हो और आपको एक ही बार में सब चीज समझ में आ जाए। पहली बार वीडियो लेक्चर देखेंगे आधा समझ में आएगा, फिर दूसरी बार देखेंगे और समझ में आएगा और डेरिवेशंस धीरे से कंप्लीट हो जाएंगे। सो आई होप सो यू आर इन वेल हेल्थ, डू हार्ड वर्क। थैंक यू।